हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने। इस वीडियो में हम भारतीय रेलवे का टेक्निकल एवं एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी रिव्यू है उसको देखेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा आप यदि रेलवे में इंटरेस्टेड हैं तो रेलवे की बाकी जो ओवरव्यू, जैसे कि लीव रूल्स, डी एंड ए आर रूल्स, और वर्कशॉप में कौन कौन से वैगन वगैरह में क्या क्या काम होता है, कैसे होता है, इन सब चीज़ों का एक संक्षिप्त रूप में इसका देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं भारतीय रेलवे तकनीकी एवं प्रशासनिक अवलोकन, इस पर क्या है। सबसे पहले देख लीजिए भारतीय जो रेलवे की ऑर्गेनाइजेशंस है, इसका स्ट्रक्चर और इसके जो पद क्रम हैं वो किस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो देखिए इसको, रेलवे बोर्ड को 3 पार्ट्स में पहले तो इसमें डिवाइड कर दिया गया है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, दूसरा चेयरमैन रेलवे बोर्ड सीआरबी, और तीसरा बोर्ड मेंबर। अब इसमें 3 प्रकार से डिवाइड फिर से किया गया है। एक तो आपका जोन स्तर पर जोनल रेलवे, और फिर दूसरा ये हो जाएगा जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड है, ये जनरल मैनेजर और प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। अब जो तीसरा है ये, इसको देख लीजिए। एक तो जोनल रेलवे के स्तर पर हो जाएंगे जीएम और पीएचओडीएस, मतलब प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वहीं अगर अपन डिवीजन या वर्कशॉप लेवल पर देख लें तो डिवीजन वर्कशॉप लेवल पर क्या हो जाएंगे, डिवीजन का हो जाएंगे डीआरएम साहब, और वर्कशॉप में हो जाएंगे सीडब्ल्यूएम। डीआरएम मतलब डिविजनल रेलवे मैनेजर, और सीडब्ल्यूएम वर्कशॉप के जो हेड होंगे वो चीफ वर्कशॉप मैनेजर। वहीं अब ऑफिसर्स की बात की जाए तो ऑफिसर्स में आपके सीनियर डीएमई या फिर डिप्टी सीएमई हो जाएंगे, जो डीआरएम के अंतर्गत आएंगे। सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर और डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। वहीं अगर सीडब्ल्यूएम की बात की जाए तो सीडब्ल्यूएम से नीचे कौन हो जाएंगे, डब्ल्यूएम डिप्टी होते हैं, फिर वर्क्स मैनेजर होते हैं जो वर्कशॉप का मेनली काम देखते हैं। और फिर इसके बाद पर्यवेक्षक एवं स्टाफ, सुपरवाइजर एंड स्टाफ होते हैं। इनमें कौन कौन आएंगे, एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इनके अंडर में आएंगे जेई जूनियर इंजीनियर, और फिर इनके अंडर में आएंगे टेक्नीशियंस। रेल याद रखिएगा, रेल सुचारू रूप से चलाने के लिए रेल संगठन का गठन किया गया है, जो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए। अब इस पर रेल कर्मचारियों के बीच में अनुशासन बना रहे, न्याय मिले, किसी के साथ में अन्याय न हो, इसके लिए अनुशासन एवं अपील नियम, मतलब डिसिप्लिनरी एवं अपील रूल और नैसर्गिक न्याय का यहाँ पे गठन किया गया है। इसको समझते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य क्या है, रेल कर्मचारियों के बीच में अनुशासन बनाए रखना। नैसर्गिक न्याय से क्या मतलब है, नैसर्गिक न्याय का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में स्वयं न्याय नहीं कर सकता है, किसी को पक्ष सुने बिना, यदि हम किसी का पक्ष बिना सुने ही उसको दोषी नहीं मान सकते। तीसरा क्या है, न्याय केवल किया ही ना जाए बल्कि यह लगना भी चाहिए, दिखाई भी देना चाहिए कि न्याय किया जा रहा है। अब 2 प्रकार के अधिकारी होते हैं यहाँ पर, इनको समझिए। एक होते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी और दूसरे होते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। मतलब नियुक्ति अधिकारी किनको कहते हैं, वह अधिकारी जो किसी व्यक्ति को रेल सेवा या पद पर नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं, उनको क्या कहते हैं, नियुक्ति अधिकारी, यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी किसको कहते हैं, अनुशासनिक अधिकारी। वह अधिकारी जो डी एंड ए आर रूल के तहत कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार रखता है, उसको क्या कहते हैं, अनुशासनिक प्राधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए। इस पर मुख्य रूप से जो चार्जशीट दी गई हैं, एसएफ मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, एसएम ये मुख्य हैं, जो ये 11 प्रकार की हैं। एसएफ 1 में क्या है, सस्पेंशन की बात की गई है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एसएफ 5 जब मेजर पेनल्टी, जब कोई बड़ी गलती हो जाती है तो एसएफ 5 दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, बड़ी शास्ति, यानी कि मेजर पेनल्टी एसएफ 5। वहीं अगर अभी अपन ने इंक्वायरी ऑफिसर्स भी होता है, जब कोई कमेटी, जब कोई जांच बैठती है तो वहाँ पे एक इंक्वायरी अधिकारी होता है, वो किस स्टैंडर्ड फॉर्म के तहत बैठता है, तो एसएफ 7 के तहत। वहीं अगर माइनर पेनल्टी की बात की जाए, कोई छोटी गलती हुई है उसके लिए अगर आपको सजा दी जा रही है, उसके लिए कोई चार्जशीट दी जा रही है, तो वो किस किस एसएफ के तहत, एसएफ 11 के तहत दी जाती है, याद रखिएगा। जांच प्रक्रिया,
जांच अधिकारी जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है वो निष्पक्ष और वरिष्ठ होता है। वहीं बचाव सलाहकार सहकर्मी भी हो सकता है या फिर यूनियन का कोई पदाधिकारी भी हो सकता है, याद रखिएगा। सस्ती के प्रकार यानी कि जो चार्जशीट हैं ये दो प्रकार से होती हैं, एक तो माइनर और एक मेजर। जो छोटी सस्ती होती है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि निंदा, पदोन्नति या वेतन वृद्धि पर रोक, आर्थिक नुकसान की वसूली, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, छोटी शास्ति यानी माइनर पेनल्टी के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर बड़ी शास्ति यानी कि मेजर पेनल्टी की बात की जाए तो इस पर आपका क्या किया जाएगा, आपको डिमोशन कर दिया जाएगा यानी कि पदोन्नति ग्रेड में अवनति कर दी जाएगी। अनिवार्य सेवा मुक्ति यानी कि कंपलसरी रिटायरमेंट भी कर दिया जा सकता है। सेवा से हटाना, रिमूवल और डिसमिसल। रिमूवल और डिसमिसल में एक जो छोटा सा अंतर है, एक चीज का याद रखना है आपको। अगर रिमूवल किया गया है तो आप भविष्य में रोजगार और कहीं पे भी ले सकते हैं, मतलब किसी और सेक्टर में आप रोजगार ले सकते हैं। वहीं अगर आपको डिसमिसल किया गया है तो आप भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, आप भविष्य में रोजगार नहीं ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वहीं अगर आप लीव रूल की बात की जाए तो लीव रूल के अंतर्गत आपको जो एक रेल सेवक होता है उसको LAP, LHAP, मैटरनिटी लीव महिलाओं को, पैटर्निटी लीव पुरुष कर्मचारियों को, CCL जो चाइल्ड केयर लीव होती है बच्चों की देखभाल के लिए मिलती है, और स्टडी लीव, इतने प्रकार की आपको छुट्टियां दी जाती हैं रेलवे के अंतर्गत। LAP एक तो 1 जनवरी को 15 मिल जाती है और फिर 1 जुलाई को 15 मिल जाती हैं, तो वर्ष में कितनी मिल गई, 30। LHAP भी का ऐसा ही सीन है, 1 जनवरी को 10 और 1 जुलाई को 10, ये हाफ होती हैं तो 20 ये मिल जाती हैं एक साल में। महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव मिलती है और पैटर्निटी लीव पुरुष कर्मचारियों को मिलती है। चाइल्ड केयर लीव मिलती है, इसके अलावा स्टडी लीव भी मिलती है आपको। नेक्स्ट देखिए, वहीं अगर अब हम बात करें कार्यशाला दक्षता या प्रोत्साहन योजना, इंसेंटिव स्कीम है जो, वो कैसे दिया जाता है, तो जो आपका जो अलाउड समय है जो नॉर्मल टाइम इंटू 1.65 से जो अनुमानित समय है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, फिर उसी आधार पर आपका इंसेंटिव निकाला जाता है। आप सभी को पता है जो जो इंसेंटिव स्कीम है वो CLW पैटर्न पर दी जाती है। वहीं एक मानव घंटा क्या कहलाता है, यदि मैन आवर की बात की जाए तो एक श्रमिक द्वारा 1 घंटे में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, मानव घंटा। वहीं मशीन आवर क्या कहलाता है, मशीन आवर का कंसेप्ट ये है कि एक मशीन के द्वारा 1 घंटे में किए गए कार्य को मशीन घंटा कहते हैं। क्लियर। वहीं देखिए CLW पैटर्न पर हमको इंसेंटिव मिलता है वर्कशॉप में। सुपरवाइजर प्रॉफिट जो लिमिट है मैक्सिमम कितना मिल सकता है सुपरवाइजर को, 50%। यदि व्यर्थ समय 2% से ज्यादा है तो लाभ में कितने परसेंट कटौती हो जाएगी, 10%। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, गुणवत्ता प्रबंधन में S5 और TQM, ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में, 5S का मतलब क्या है, कौन सा नहीं है, ऑप्शंस में दे देता है, तो आपको ये याद रखना है। वहीं TQM का मतलब क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिए, मालगाड़ी के डिब्बे और तकनीकी विनिर्देश। इसमें मालगाड़ी के डिब्बे में आपको देखना है बॉक्स एंड वैगन हो गया, BTPN हो गया, BTPN टैंक वैगन, डीजल पेट्रोल फ्यूल वाला आता है इसमें, ब्रेक सिस्टम, तो ये सब देखेंगे हम। बॉक्स एंड वैगन में सिंगल पाइप सिस्टम में आपको याद रखना है सिंगल पाइप सिस्टम का रिलीज टाइम कितना होता है, 45 से 60 सेकंड। वहीं BTPN का जो POH होता है ये 6 वर्ष होता है। व्हील कंडेमिंग कितना होता है, 906 mm। वहीं ब्रेक पाइप और फीड पाइप की डायमीटर की बात की जाए तो दोनों का कितना होता है, 32 mm। ब्रेक पाइप का कभी कभी कलर पूछ लेता है तो ये हरा होता है, और फीड पाइप का पूछेगा तो ये व्हाइट होता है, सफेद होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहिया और ब्रेक सिस्टम, व्हील एंड ब्रेक सिस्टम की बात की जाए तो ये डाटा भी आपको याद रखने लायक है। एक तो देख लीजिए प्रेशर विवरण, ब्रेक सिलेंडर मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है, 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं एप्लीकेशंस का जो प्रेशर होता है वो 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं न्यू BLC का ये कितना होता है, 840 mm। कंडेमिंग जो लिमिट होती है BTPN की 906, और मिनिमम थिकनेस कितनी होती है, 22.5 mm। ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्लैट टायर लिमिट कितनी है? 60 mm। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, वेल्डिंग और परीक्षण विधियाँ। वेल्डिंग की कौन कौन सी यहाँ पे विधियाँ हैं, टेस्टिंग की कौन कौन सी विधियाँ हैं, देख लीजिए कैसे कैसे वेल्डिंग होती है। MIG, MEG CO2 गैस से जो होती है, एक तो प्लाज्मा कटिंग होती है स्टेनलेस स्टील की जो होती है प्लाज्मा कटिंग से, और एक इलेक्ट्रोड प्री हीटिंग करके होती है। NDT मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एक होती है, मतलब यहाँ पे क्या UST क्या मतलब क्या है? अल्ट्रासोनिक टेस्ट एक्सेल फ्लॉज। अगर वहाँ पे एक्सेल में अपन को देखना है कि कोई दरार वगैरह तो नहीं है, तो वो UST के माध्यम से देखते हैं। एक जाइग्लो टेस्ट भी होता है क्रैक चेक करने के लिए। एक DPT टेस्ट होता है, इनकी फुल फॉर्म याद रखना है आपको। DPT मतलब डाई पेनिट्रेंट सरफेस डिफेक्ट, इससे भी चेक कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्ट एक्सेल के फ्लो से देखने के लिए, उसके क्रैक को देखने के लिए जाइग्लो, और DPT क्या होता है? डाई पेनिट्रेंट सरफेस डिफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सामग्री प्रबंधन। PL नंबर मतलब प्राइस लिस्ट नंबर होता है, याद रखिएगा। ये इससे भी क्वेश्चन आता है, इसमें टोटल कितने नंबर होते हैं? तो इसमें टोटल आपको देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे? 8 डिजिट हो जाएंगे। कैसे चेक करना है? याद रखना, ये जो लास्ट वाला जो डिजिट होगा, इसमें लिखा है चेक संख्या, ये चेक डिजिट है। वहीं जो फर्स्ट के 2 डिजिट हैं, ये मेन ग्रुप हो जाएंगी। जो इससे अगले दो ग्रुप हैं वो सब ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगले जो 3 नंबर हैं, ये 411, ये क्या आएंगे? आइटम नंबर या फिर सीरियल नंबर आएंगे। ये 6 क्या है? लास्ट वाला डिजिट क्या होता है? चेक डिजिट होता है। इसको सही है या नहीं है, इसको चेक करने का भी तरीका होता है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 को छोड़ करके इसमें 2 से, इसमें 3 से, इसमें 4 से, और ऐसे मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करके, और फिर उसमें 11 से डिवाइड करके ऐसे चेक कर सकते हैं अपन उसको। वो उतना ज़्यादा काम का चीज़ है नहीं है, बस ये याद रखना है कि फर्स्ट जो 2 डिजिट होते हैं वो किससे होते हैं? वो मेन ग्रुप होता है। जो फिर उसके बाद सेकेंड जो 2 डिजिट होते हैं वो सब ग्रुप होते हैं। फिर उसके बाद जो अगली 3 संख्याएं होती हैं वो आइटम नंबर या फिर सीरियल नंबर होता है, और फिर लास्ट का नंबर चेक नंबर होता है। क्लियर। PL नंबर हो गया आपका। महत्वपूर्ण तकनीकी, ये देख लीजिए, क्रिटिकल टेक्निकल फैक्ट जो आपका 1000 RPM मतलब बॉक्सन चक्के की अधिकतम चाल कितनी होगी? 1000 RPM। वहीं अगर मैक्सिमम हार्डनेस ऑफ मैग्नीज स्टील की बात की जाए तो 270 BHN हो जाएगी। वहीं कोडल लाइफ ऑफ व्हील लेंथ की बात की जाए तो ये 15 ईयर्स होती है। लीव रिजर्व कितना होता है? 12.5%। वहीं कॉन्फिडेंस लेवल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 90% होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं इसमें, याद रखना है। COFMOW मतलब COFMOW का फुल फॉर्म की बात की जाए अगर, तो ये क्या होता है? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा न्यू दिल्ली में। वहीं RCF की बात की जाए तो रेल कोच फैक्ट्री, ये कपूरथला में मिल जाएगी। RCF की स्थापना भी याद रखना है आपको, 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। DLW याद रखना है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पूछ लेता है अक्सर? वाराणसी है, याद रखना DLW। RDSO रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO का भी अभी लास्ट पेपर में लास्ट ईयर पूछा हुआ था, लखनऊ है इसका, याद रखिएगा। कैमटेक सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, कैमटेक का आपको ग्वालियर में मिल जाएगा। SDGM मतलब सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर होता है इसका फुल फॉर्म। इस प्रकार से आपकी ये इंपॉर्टेंट कुछ है एब्रीविएशंस हैं। एब्रीविएशंस का एक विस्तृत वीडियो लाएंगे आपके सामने, जिसमें इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस होंगे जो आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, इस वीडियो का पूरा जो निष्कर्ष निकलता है, एक एकीकृत रेलवे प्रणाली मतलब संगठन की समझ, नियमों का पालन और तकनीकी दक्षता ही भारतीय रेलवे की रीढ़ है। वहीं अगर रेलवे का जो ध्येय वाक्य है क्या है? सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो आपको पता होनी चाहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। थैंक यू दोस्तों।